हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो हमारा सीरीज चल रहा था, जैसे कि आप लोग सभी जान पा रहे हो, हमने हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का जो पॉइंट है, हालांकि करंट अफेयर्स तो हम आज ही एक तरह से शुरू करना चाहेंगे, एक नई सीरीज के साथ शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स का भी, क्योंकि इससे पहले हम टोटल 55 क्लास करंट अफेयर्स के ले चुके हैं इससे पहले हम लास्ट सेशन के अंदर। बट इस सेशन की बात करें तो आज हमारा इस सेशन का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्लास होगा, और वैसे क्लास नंबर बात करें तो 56 होगा। जैसे कि आप लोग सभी जान पा रहे हो, हमारा जो हिस्ट्री का और हरियाणा जीके का सीरीज चल रहा है वो भी कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। बीच बीच में इस टाइप की सीरीज भी आपको, इस टाइप की क्लासेस भी आपको करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके आपको मिलता रहेगा। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके, लाइव आ चुके हैं, हमारे सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, साइड में बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। और ऐसे आप लोग कवर करते रहना। करंट अफेयर जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का कम से कम 6-7 क्वेश्चन का रेशो तो बन के एग्जाम में आता ही है। बाकी अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 50 नंबर के जीके, 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, तो उसमें भी करंट अफेयर्स का एक तरह से काफ़ी संग्रह मिलेगा आपको, क्योंकि 50 नंबर की जीके आ रही तो काफ़ी क्वेश्चन आपको 10, 11 या 12, 13 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के उस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टैटिक जीके के साथ भी मिल सकते हैं। तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, माध्यम बनाएंगे आपके सामने क्वेश्चनों का, और पूरा डिटेल, पूरा कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने सेट करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना जब तक भी हम आपके साथ बातचीत करें, और आप लोग हमारे सेशन को शेयर भी करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी तुम्हारे यारे प्यारे नियर डियर देर इधर उधर आसपास की जितनी भी एक तरह से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, वो हमारे इस सेशन का फायदा उठा सके। तो चर्चा करते, शुरू करते अब की बार एक तरह से इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जैसे कि आप लोग एक तरह से देख पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2025 में निम्न में से किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है, क्वेश्चन एक तरह से आपके सामने ये है। अब संतोष ट्रॉफी क्या है, कब से चला आ रहा टूर्नामेंट है, ये है ना, फुटबॉल से संबंधित है, तो सारी सारी चीजें हम एक जगह आपके सामने सेट करेंगे। आप लोग इनको कवर करना, और आप चाहो तो अपने नोट्स असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है, जैसे कि आपने माइंड में मेरे हिसाब से टॉस कर भी लिया होगा, पश्चिम बंगाल है, केरला है, तेलंगाना और सर्विसेज। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की बात की गई है, तो देखो अगर रिसेंटली बात करें ना, रिसेंटली हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, तो 33वां टाइटल था उस टीम का, संतोष ट्रॉफी जीतने वाली टीम का, और वो जीता है इन प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल ने, यानी कि पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, तो ये संतोष ट्रॉफी रिसेंटली पश्चिम बंगाल ने जीता है। अब देखो ये संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने तो जीता है, बट इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात करते, करंट में आपसे पूछे किसने, देखो कोई भी एग्जाम में टूर्नामेंट हो, खेल खिलाड़ी के दुनिया भर के क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, जो ओलंपिक हो सकता है, राष्ट्रमंडल हो सकता है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है ना, दक्षिण एशियन गेम है, ठीक है, स्नूकर है, तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी वगैरह, काफी एग्जाम से के अंदर गेम के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को हम आधार बनाएंगे अपनी इन सभी क्लासों में, जितने भी हमारी क्लास एग्जाम के अकॉर्डिंग आते रहेंगे आपके सामने। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल है, और जो पश्चिम बंगाल है ना, ये ध्यान रखना 33वीं बार एक तरह से इसने जीता है, यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल एक तरह से 33 टाइटल इस संतोष ट्रॉफी का जीत चुकी है। ठीक है, ये संतोष ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, इतना तो मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे, ये फुटबॉल से संबंधित है साहब। ठीक है, फुटबॉल से एक तरह से संबंधित टूर्नामेंट होता है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन रिसेंटली अभी कुछ समय पहले किया गया था, तो मैं एक तरह से बात कर रहा हूं। ठीक है, और जो केरल है ना, केरल, ये केरल इसके अंदर उप विजेता बना था, ध्यान रखना, यानी कि फाइनल मैच अगर इस ट्रॉफी की हम बात करें तो केरल और पश्चिम बंगाल के मध्य खेला गया था, जिसमें केरल उप विजेता और पश्चिम बंगाल एक तरह से विनर, केरल रनर विनर ये बना था। ठीक है, आयोजन इसका कहां पर हुआ था, अगर हम बात करें इस संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया गया था, लोकेशन अगर पूछे ना, तो इसका आयोजन जो है ना, वो आयोजन किया गया था भाई साहब हैदराबाद के अंदर। फाइनल हालांकि इसका हैदराबाद में खेला गया था, इस बात को महसूस करना है ना, लोकेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। और ये हैदराबाद इन प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना का कैपिटल है, हाईटेक सिटी हिंदुस्तान में हैदराबाद। ठीक है, तो आयोजन इसका किया गया था हैदराबाद के अंदर, इस बात को आप लोग मेरे हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, 2-3 चलो मैं एक्स्ट्रा बात करते हैं आपके साथ, उसको समझना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये संतोष जो ट्रॉफी है ना, ये संतोष ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, कई बार एग्जाम में आपको ट्रॉफी के कप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, कौन सा कप किस गेम से संबंधित है। तो पहली तो बात हो जाएंगी किससे संबंधित है, वो तो मैं आपको बता चुका हूं, फुटबॉल से संबंधित है साहब, फुटबॉल से। ठीक है, इसका जो आयोजन है ना, ये इसका आयोजन, इसका फर्स्ट जो एडिशन है, ठीक है, यह फर्स्ट जो एक तरह से इसका आयोजन है,
फर्स्ट जो इसका आयोजन है वो कब किया गया था। करंट में देखो 2025 में तो पश्चिम बंगाल ने जीता केरल को हराकर, लेकिन पहली बार इसका जो आयोजन है ना वो 1941-42 के सेशन में किया गया था। लेकिन आपको अगर स्टैटिक जीके में पूछ ले, और आजकल तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब बन रहे हैं ना, खूब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी स्टैटिक जीके सेट कर दी जाती है, तो 1941-42 में एक तरह से पहली बार इसका आयोजन किया गया था और पहली बार भी बंगाल ने जीता था। वर्तमान में भी एक तरह से पश्चिम बंगाल ने जीता है। ठीक है, अगर पहली बार के विनर की बात करें ना, विनर पहली बार विनर बना था एक तरह से बंगाल, इस बात को भी आप लोग महसूस करना। ठीक है, और रनर विनर की बात करें, रनर विनर, तो रनर विनर पहली बार की बात करें संतोष ट्रॉफी में तो दिल्ली एक तरह से हुआ था। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसको आप लोग थोड़ा सा समझना चाहो तो मेरे हिसाब से इसको समझ सकते हो। करंट में अगर किसने जीता वो मैंने आपको बता दिया, पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर हम बैक यानी इससे पहले वाला देखो, करंट अफेयर्स में एग्जाम है ना आपको, यानी कि 1 साल या 1.5 साल की, कई बार 2-3 साल की भी बैक की भी आ जाती है, आप लोग उसको भी थोड़ा सा समझना। 2023-24 में अगर हम बात करें ना, ये इससे पहले करंट में यानी कि जस्ट अभी जो है ना, इससे पहले भी एक तरह से आयोजन हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक यूपिया नामक जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इस बात को थोड़ा सा समझना, यूपिया नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश में जब इसका आयोजन हुआ ना, तो ये भाई साहब पिछला जो संतोष ट्रॉफी है, एक टीम है फुटबॉल की जिसका नाम है सर्विसेज, तो सर्विसेज नामक टीम ने एक तरह से जीता था गोवा को हराकर। पहला क्या नाम है वर्तमान में, इससे पहले संतोष ट्रॉफी। तो देखो मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये थोड़ा सा बैक पॉइंट बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में इस टाइप के पॉइंट काम आ सकते हैं आपसे। और 2025 की बात करें, ठीक है, 2025 की बात करें तो भाई इसका आयोजन किया गया हैदराबाद के अंदर। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया था हैदराबाद में, और हैदराबाद में एक तरह से विनर कौन हुआ था, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये विनर यानी कि पश्चिम बंगाल में एक तरह से है ना, और विनर पश्चिम बंगाल हो गया। और केरल जो केरल ये भाई साहब इसमें क्या हो गया, ये केरल इसके अंदर एक तरह से रनर विनर। ठीक है, रनर विनर यानी कि उपविजेता। ठीक है, सर्विसेज यहां पर मैंने क्या लिखा है, जो 2023 में जो हुआ था उसमें विनर सर्विसेज की टीम और रनर विनर एक तरह से गोवा, इसमें एक तरह से ये आप लोग यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 बातें मैं की है, आप लोग इनको कवर करना। ये संतोष ट्रॉफी देखो, संतोष जो है ना, संतोष ये एक स्थान का नाम है, मेरी बात को थोड़ा समझना। संतोष जो है ना एक स्थान का नाम है, और ये स्थान वर्तमान में अगर बात करें ना, ये स्थान पहले तो भारत में हुआ करता था, वर्तमान में ये स्थान बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में ये संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में ट्रॉफी है ना, स्टैटिक जीके में आ जाता है ना किस गेम से संबंधित है, तो फुटबॉल से है, तो एक स्थान है वर्तमान में बांग्लादेश में। ठीक है, और इस संतोष का, ठीक है, संतोष स्थान के एक राजा हुआ करता था, शायद आपने सुना होगा, मनमथ राय चौधरी नाम के एक बंदा हुआ करता था, मनमथ राय चौधरी, मनमथ, ठीक है, मनमथ राय चौधरी। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, आप इनको समझना, स्टैटिक पॉइंट भी साथ साथ हम लोग कवर करेंगे इनके। मनमथ राय चौधरी, ये भाई साहब जो संतोष नामक स्थान है ना, संतोष जो साम्राज्य था, आज बांग्लादेश में जगह पड़ती है, यहां का शासक था। तो इस शासक के एक तरह से स्थान जो था ना संतोष, उसके नाम पर, के नाम पर ये संतोष ट्रॉफी है। ठीक है, यानी संतोष ट्रॉफी का नाम क्यों है, तो संतोष ट्रॉफी का नाम इसलिए है क्योंकि आज बांग्लादेश में एक संतोष नामक जगह, मैं बता रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा समझना, आज बांग्लादेश में एक संतोष नामक जो है ना एक जगह है, और इस जगह के एक राजा हुआ करता था। ठीक है, इस जगह का एक राजा हुआ करता था, राजा, और उसका नाम था मनमथ राय चौधरी। ठीक है, तो इस मनमथ राय चौधरी का जो एक तरह से एरिया था ना संतोष, उसके नाम पर संतोष ट्रॉफी का नाम संतोष ट्रॉफी रखा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें है। किसके द्वारा आयोजन, किसके द्वारा होता है आयोजन, ये आयोजन एक तरह से किया जाता है। ठीक है, कई बार एक तरह से इसका आयोजन हो चुका है, तो आयोजन, ठीक है, इसका आयोजन कौन करवाता है, या आयोजक, आयोजक यानी आयोजक बोले तो कौन इसका आयोजन करवाता है। ठीक है, तो आयोजन करवाने वाला होता है ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, जैसे आपने मेरे हिसाब से सुना भी होगा, हमारे देश में जैसे क्रिकेट का बीसीसीआई है ना, ऐसे फुटबॉल की भी तो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि AIFF शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूं तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इस बात को थोड़ा समझना। और ये 1937 में स्थापित हुआ था, सन 1937 में। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो द्वारका में है, द्वारका। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जैसे कि बीसीसीआई का बंबई में है ना, तो इसका द्वारका में है। और ये द्वारका अपना एक तरह से नई दिल्ली वाला है, कभी गुजरात वाला मान बैठो ना। तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये ऐसी संस्थाओं के हेडक्वार्टर स्थापना वगैरह भी पेपर में कई बार आती रहती है, ठीक है। ये है करंट में। अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें ना, करंट में अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो करंट में इसका जो अध्यक्ष है ना वो कल्याण चौबे नाम का बंदा है, कल्याण चौबे, ठीक है। तो कल्याण चौबे इन प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है, जो कि संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। करंट में संतोष ट्रॉफी 2025 में आयोजित हो चुकी है हैदराबाद में। पश्चिम बंगाल ने जीता है केरल को हराकर। एक यही छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहे आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे, है ना। ऐसे एक तरह से जो भी जितने क्वेश्चन होंगे एक डिटेल के अंदर आपको पूरा रोल मिलेगा, पूरा डिटेल मिलेगा, पूरा कंसेप्ट मिलेगा। ऐसे आप लोग कवर करते रहना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। जब तक तुम्हारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा तब तक हम काफी क्लास करंट अफेयर्स की सेट करेंगे। और उम्मीद करना आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स की जाने नहीं देंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें एक एग्जाम ऑथेंटिक आपके सामने यहां पर पूरा का पूरा सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कवर करना आप लोग इन सभी चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स या सुधारों का वर्ष 2025 का वर्ष होगा, ठीक है। 2025 का वर्ष हिंदुस्तान के एक मंत्रालय है भारत में, तो उसने ये कहा गया है कि 2025 का जो ईयर है ना वो रिफॉर्म्स ईयर होगा, भारत में सुधारों का वर्ष होगा। तो किस मंत्रालय के द्वारा एक तरह से ये अभी हाल ही में अनाउंस हुआ था, घोषणा हुआ था। ऑप्शन में आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिफेंस है, लॉ है, एजुकेशन है यानी कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा बोला गया, इस बात को ध्यान रखना। रक्षा मंत्रालय एक तरह से हाल ही में कहा गया है कि जो 2025 का साल होगा ना वो भारत में रिफॉर्म्स ईयर होगा, ये सुधारों का वर्ष होगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझना। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? एसएसजी के लगभग पेपरों में मंत्री पूछे गए थे ना, कैबिनेट मंत्री। तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है राजनाथ, ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह वर्तमान में डिफेंस एक तरह से मिनिस्टर है इंडिया के। लेकिन अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे बात कर ले, भारत के फर्स्ट रक्षा मंत्री कौन थे? तो फर्स्ट रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह। नवंबर 2020 दिल्ली पुलिस का 27 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखना, एग्जाम डेट और दे रहे, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह। तो इस टाइप के कॉमन क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आ जाते हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और इसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। मैं एक तरह से ये बात कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे आप लोग इस चीज को अच्छे से कवर करोगे यानी कि समझोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और बोली गई है, यहां पर एक बात यह है, और थोड़ा मंत्रालय के बारे में बात करें। मंत्री तो आप ऐसे चलते फिरते नाते धोते याद कर लोगे। वित्त मंत्री वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में तो आप लोग बच्चा बच्चा जानता होगा कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में तो वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में तो हो गया भाई निर्मला, ठीक है, निर्मला सीतारमण। शॉर्ट में एक तरह से मैं लिख देता हूं, बाकी नाम आप लोग जानते हो। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें ना, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे? तो आर के षणमुखम, ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी। ये हिंदुस्तान के पहले वित्त मंत्री थे। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है ना। ये अगर हम बात करें लॉ मिनिस्ट्री की बात करें इन प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो वर्तमान में लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री, वर्तमान में अगर बात करें कानून मंत्री, करंट में बात करें आज की तारीख में यानी कि 17 मार्च सन 2025 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझना, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ये वर्तमान में भाई कानून मंत्री है। डेली आप लोग कानून पढ़ते हो, अभी अभी आपने पॉलिटी क्लास भी कवर किया है। तो अर्जुन राम मेघवाल ये इन प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट तो आप लोग सभी जानते होंगे भाई साहब अंबेडकर जी, ठीक है। तो फर्स्ट एक तरह से कौन हो जाएंगे? फर्स्ट डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, भीम राव राम जी अंबेडकर, ठीक है, ये है। अब बचा यहां पर शिक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान में एक तरह से शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के कौन है? ये आप लोग सभी जानते हो, दिल्ली शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ये तो कॉमन सी चीज आपने याद होना भी चाहिए वैसे
से तो धर्मेंद्र प्रधान जी है, ठीक है जी, धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले पेट्रोल मंत्री भी हुआ करते थे ये, तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ये है धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट कौन थे, तो भाई साहब 1947 के मंत्रिमंडल में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम नहीं है यहाँ पर, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनका जो जन्म है ना मौलाना अबुल कलाम आजाद का, इनका जन्म कब हुआ था, 11 नवंबर सन 1888 को इनका जन्म हुआ था मक्का में। और ये मैं जन्म इनका इसलिए आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि हर साल है ना 11 नवंबर को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की जयंती पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को बनता है। जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे उनके जन्म दिवस पर नेशनल एजुकेशन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आज की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में 2025 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक तरह से घोषित किया गया। ये थोड़ी सी बात की है और उम्मीद करें आप इनको साथ साथ अच्छे से कवर कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब देखो हमारे देश के अंदर 28 राज्य 8 केंद्र शासित है, किसी में राज्यपाल, किसी में प्रशासक, किसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इस टाइप के कई बार कॉमन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आप हमारे क्वेश्चन का सीधा आंसर ही नहीं रटना है, आपने ये भी साथ साथ सेट करना है कि आधार एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके आधार भी माइंड में आपने सेट करनी है। क्योंकि आधार अगर आपके पास है तो आप लोग अच्छे से चीजों को कैच कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे, जितना इतना डाटा उनको थोड़ा स्मार्ट तरीके से इतना भी आराम से कर पाओगे अगर आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका या एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आधार को आप लोग लिस्ट बना के माइंड में पहले सेट करोगे, क्वेश्चन अपने आप ही सारे सेट आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात यहां पर करें हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। देखो करंट में आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के थे, आरिफ मोहम्मद खान जी केरल के थे, लेकिन केरल से साहब जी को चेंज कर दिया गया और उनको बिहार में ला दिया गया। ठीक है, तो बिहार के, ठीक है, बिहार के आरिफ मोहम्मद, लेकिन इससे पूर्व कहां के थे, इससे पूर्व, ठीक है, इससे पूर्व कहां के थे, इससे पूर्व भाई सभी कहां के थे, ये केरला के थे, केरल के, इससे पूर्व थे केरल के और वर्तमान में एक तरह से कहां के, आरिफ मोहम्मद जी बिहार के। लेकिन मैं यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें आपसे कर रहा हूं, तुम थोड़ा सा समझना। क्या समझना, वर्तमान में बने नए राज्यपाल, 3-4 स्टेटों के करंट में नए बने, फेरबदल हुआ भी, वर्तमान में बने नए गवर्नर या नए राज्यपाल। ठीक है, तो एक छोटी सी मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं, आप उसको भी थोड़ा सा समझना। वर्तमान में कौन कौन नए एक तरह से राज्यपाल हाल ही में भारत के अंदर बने हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना है ना। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिहार, ठीक है, तो बिहार का हाल ही में एक तरह से नया बना है, ठीक है, और बिहार का बना है आरिफ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था, आप लोग इसको अभी माइंड में सेट करना, आरिफ मोहम्मद, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ये वर्तमान में एक तरह से भाई साहब ये बिहार के इन प्रेजेंट टाइम में करंट में हाल ही में राज्यपाल बने हैं। लेकिन ध्यान रखना ये बिहार से पहले केरल के हुआ करते थे, वर्तमान में बिहार के, मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा और इसमें और 2-3 नाम है, एक आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आप लोग जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो मिजोरम का जो नया राज्यपाल बना ना, अजय कुमार भल्ला नाम के एक बंदा बना है हाल ही में, तो इसको थोड़ा सा याद करना, अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार भल्ला, ठीक है, अजय कुमार भल्ला, ये भाई साहब एक तरह से मिजोरम के बने हैं। मिजोरम एक तरह से आप लोग जानते होंगे, मिजोरम आइजोल एक तरह से कैपिटल, ये सारी चीजें। बिहार का मैं आपको बता चुका हूं, एक हाँ मिजोरम, अच्छा मिजोरम बताया मैंने, सॉरी, ये भाई साहब मणिपुर का है, सॉरी मैं थोड़ा वो कर दिया, मणिपुर है ना, जो कि आजकल चर्चा में था, मणिपुर, तो मणिपुर का अजय कुमार भल्ला बना है, मणिपुर का, तो मणिपुर का अजय कुमार भल्ला। ठीक है, मिजोरम की अगर बात करें ना, मिजोरम का भी नया चेंज हुआ है, तो मिजोरम का भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो मणिपुर का अजय कुमार भल्ला बने, ध्यान रखना। मिजोरम का विक्की सिंह बने हैं, विक्की सिंह आप लोग जानते होंगे एक तरह से, जनरल विक्की सिंह। ठीक है, तो ये भाई साहब को, विक्की सिंह को जो है ना मिजोरम में भेज दिया गया राज्यपाल के पद पर, तो विक्की सिंह, तो बिहार के आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल नहीं बने हैं, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला बने हैं, और मिजोरम के जो है ना वो विक्की सिंह बने हैं, इस बात को समझना। ठीक है, उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। एक जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा, इसका भी नया हाल ही में राज्यपाल चेंज हुआ है, 3-4 स्टेटों के चेंज हुए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का भी हाल ही में एक तरह से नया बना, हरि बाबू कंबपति नाम के बंदा है, थोड़ा सा नाम आप लोग इनको समझने की कोशिश करना, हरि बाबू, ठीक है, हरि बाबू कंबमपति,
थोड़ा नाम इनके अजीब से आपको लग रहा होगा, ये हरी बाबू से, बाबू बिहार के है, बाबूजी कहाँ के हैं, सॉरी बाबूजी कहाँ के, उड़ीसा के है, मिजोरम के वीके सिंह है, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला है और बिहार के आरिफ मोहम्मद खान है, ये है। अब देखो बिहार से मतलब अपना जो आरिफ मोहम्मद खान है वो बिहार में आ गए हैं। तो इससे पहले कहाँ के थे ये, तो मैं आपको बता, इससे पहले केरल के थे। तो भाई अब केरल के तो अब है नहीं आरिफ मोहम्मद जी, अब केरल के नहीं है, तो केरल में भी तो कोई ना कोई नया बना होगा ना। तो एक राजेंद्र विश्वनाथ नाम का बंदा है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये केरला के बने हैं, ठीक है। तो यहां पर नाम लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा समझना, राजेंद्र, ठीक है, आर्लेकर, शॉर्ट में लिख देते, पूरा नाम तो याद कर नहीं पाओगे ना, या कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में ये केरल के बने हैं। तो ये नए नए राज्यपाल है और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन से स्टेट का हाल ही में चेंज हुआ है, तो ये सारी सारी चीजें है, ठीक है। हरियाणा का हालांकि नया नहीं बना है, काफी दिनों से हरियाणा के, और हरियाणा के तो आप लोग जानते हो अपने हरियाणा के तो याद वैसे भी आपको होना चाहिए, तो बंडारू दत्तात्रेय। बाकी पॉलिटी की क्लास में पूरा राज्यपाल कंसेप्चुअल तरीके से आपको दिया जाता है, मात्र एक क्लास में पूरा डिटेल आप लोग याद कर लेते होगे, ये सारी चीजें आप पॉलिटी में देखते होगे, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद खान है, बिहार के हाल ही में बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन पर बात करते हैं। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, बात को समझना थोड़े क्वेश्चन को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन निम्न में से कहां हुआ है। देखो एक वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई है, ज्यादातर आदिवासी एक तरह से इसमें भाग भी लेते, सभी भाग लेते हैं हालांकि वैसे तो वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता यानी कि एक तरह से ये गेम प्रतियोगिता, एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। तो हाल ही में 24वें नंबर की प्रतियोगिता हुई है, तो आपने बताना है इसका समापन हाल ही में कहां पर हुआ है। तो ऑप्शन है पंचकुला, रायपुर, जयपुर, कलकत्ता, ये एक तरह से आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है ना, वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो देखो ऐसी प्रतियोगिता ना आपके हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी। अब की बार अगर आपने हरियाणा पुलिस का पेपर देखा हो तो इस टाइप की छोटी छोटी, जो आप लोग ज्यादा इनको नोटिस करते नहीं हो, बड़े बड़े गेम तो याद कर लेते हो, बट ऐसी ऐसी प्रतियोगिता भी नेशनल लेवल के एग्जाम में कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है, कहां पर हुई है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो रायपुर के अंदर हुआ है, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर इसका एक तरह से समापन हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में, ठीक है। तो इस बात को समझना, ये जो है ना अभी हाल ही में हुई है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि आपने मेरे हिसाब से सुना भी होगा, अभी जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ ना, तो ऐसी एक प्रतियोगिता हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी, शायद आपने मेरे हिसाब से सुना भी होगा, 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, ठीक है। मैं यहां पर बता देता हूं, करंट में भी है, 26वीं अखिल भारतीय 26वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर इसमें भाग लेते हैं इस प्रतियोगिता में। 26वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता का आयोजन है ना वो पंचकुला में हुआ था, ठीक है, और ये एचएससी के पेपर में आ भी चुका है। पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था, पंचकुला में स्टेडियम में, जहां पर तुम फिजिकल विजिकल भी देख के आते हो हरियाणा पुलिस का। तो पंचकुला में, अपने पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था, 26वीं अखिल भारतीय, ये भी करंट में है, ठीक है। अभी मैंने वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता पूछी है, रायपुर में इसका आयोजन, सॉरी समापन हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम बात कर ले एक्स्ट्रा, आप थोड़ा समझ पाओ, तो स्पोर्ट्स डे यानी कि खेल दिवस कब मनाया जाता है वैसे, ठीक है, खेल की बात चल रही है, तो खेल दिवस एक तरह से प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है साहब 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती है 29 अगस्त के दिन, है ना, मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद, तो इनके एक तरह से जन्म पर प्रतिवर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये 2-3 बातें हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, एग्जाम आने लायक भी है। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए जुर्माना राशि कितनी है, ठीक है। यानी कि जो भी तुम्हें एग्जाम देने जाते हो और उस समय मान लो तुम एक तरह से जो एग्जाम ले रहा है वहां पर जो भी एक तरह से बंदे हैं चेक करने वाले हैं और कोई उनके साथ तुम बदतमीजी करोगे या कोई भी अनुचित सामग्री वगैरह, टेप वेप मान लो कुछ भी एक तरह से स्क्रीन वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप वहां पर लेकर जाते हो, पकड़े जाते हो, या मान लो एक तरह से है तुम्हारे पास, तुम वापिस नहीं कर रहे हो, तो दुनिया भर की चीजें हो जाती है उस समय सिचुएशन के दौरान, अगर आपने नोटिस किया हो तो कभी। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की संसद ने एक बिल पारित किया अभी रिसेंटली 2024 में, है ना, और जो बिल पारित किया ना उसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, यानी कि एक तरह से पब्लिक एग्जामिनेशन बिल
2024। तो इस बिल के अकॉर्डिंग ये एक तरह से बोला गया है कि अगर कोई बंदा इस अपराध में शामिल होता है तो उसको जुर्माने के रूप में कुछ रुपए देने पड़ेंगे, और वो जुर्माना राशि हमारी देश की संसद ने कितना तय किया है, ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 10 लाख, 20 लाख, 7 लाख या 5 लाख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना साहब, तो ध्यान रखना, अगर आपके पास 60-70 लाख है तो आप कर सकते हो व्यवहार अनुचित, लेकिन करना क्यों, तो 10 लाख रुपए कोई भी एक तरह से इंडिया के अंदर एग्जाम होगा उसमें कोई भी अनुचित व्यवहार एक तरह से भारत के अंदर, या मान लो ठीक है कोई भी आप लोग एग्जामिनर के साथ बदतमीजी वहां पर एग्जाम जो भी एक तरह से बंदे करोगे तो 10 लाख रुपए आपको जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। ये सारी बातें एक तरह से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2025 में खेल रत्न अवार्ड कितने एथलीट को दिया गया है? खेल रत्न अवार्ड हिंदुस्तान का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है, और आपने मेरे हिसाब से सुना होगा, और वर्तमान में इसका नाम पता क्या हो चुका है? इसका नाम वर्तमान में हो चुका है, पहले एक तरह से राजीव गांधी खेल रत्न था, वर्तमान हो गया मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा एक तरह से अवार्ड है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समेटते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करंट में ये कितने लोगों को एक तरह से दिया गया है? ये ध्यान रखना, ये 2025 में एक तरह से करंट में दिया गया है, लेकिन बात की जाए ना कि कौन से एक तरह से साल का अवार्ड है, तो ध्यान रखना ये 2025 में दिया जा रहा है, जरूर इस बात को आप लोग समझना, 24 का। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने 2, 4, 6, 32 है। देखो 32 तो आएगा नहीं, क्योंकि 32 तो अब की बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 1961 से दिया जा रहा है वैसे अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड का स्पेशल टॉपिक भी आपके सामने सेट करेंगे। तो 32 अर्जुन अवार्ड है। तो करंट में बात करें ना तो 4 यानी कि 4 लोगों को दिया गया। अब कौन कौन को दिया गया ना, उनके नाम थोड़े से आप लोग याद करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और याद करने पड़ेंगे। तो देखो मैं यहां पर बता देता हूं, पहला जो बंदा है ना उनको दिया गया डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश नाम का बंदा, और आप लोग सभी जानते होंगे करंट में एक तरह से चर्चा का विषय था, अभी इन्होंने चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप भी। तो डी गुकेश नाम का जो भाई साहब है, शतरंज से संबंधित है, चेस से संबंधित है। ठीक है, इनका गेम भी अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं तो शतरंज एक तरह से चेस प्लेयर है, ये डी गुकेश जी को दिया गया। दूसरी अगर बात करें हम अपने हरियाणा से, मन्नू भाकर जी। ठीक है, हरियाणा में मन्नू भाकर, गोरिया गांव की रहने वाली है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है ना मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर की बात करें तो भाई साहब शूटिंग एक तरह से, ठीक है, शूटिंग यानी कि इन्होंने निशानेबाजी के अंदर ये अवार्ड मिला है, और इन्होंने अभी मेडल भी जीते हैं, है ना। करंट में सारी चीजें आपसे चर्चा करेंगे। तीसरी अगर बात करें, डी गुकेश हो गया, मन्नू भाकर एक पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है, शायद आपने सुना भी होगा, प्रवीण कुमार। ठीक है, तो यह हाई जंप से संबंधित है, प्रवीण कुमार। ठीक है, तो इनको भी दिया गया हाल ही में। तो ये सारे करंट में और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल क्वेश्चन इनके बन जाते हैं अवार्ड के। तो प्रवीण कुमार है ना, ये एक तरह से हाई जंप इनका गेम का नाम है, हाई जंप है, लेकिन ये एक तरह से पैरा खिलाड़ी, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद करना। हाई जंप में प्रवीण कुमार जी को मिला है, मन्नू भाकर जी को, डी गुकेश जी को। और एक हरमनप्रीत सिंह आप लोग जानते होंगे, हॉकी से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत, तो इन 4 लोगों को दिया गया ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह हो गया। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह जो है ना ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो इनको एक तरह से दिया गया। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड अगर कोई है तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। रिसेंटली 2025 में 4 लोगों को दिया गया, 32 को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा आपसे और बात कर लेते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, अगर हम इसकी बात करें, जिस समय शुरुआत हुई थी उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन अभी कुछ समय पहले मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसको जो शुरुआत है ना वो की गई थी 1991-92, तो ये सेशन के रूप में याद करना है। ठीक है, अगर आपको बात करें फर्स्ट अवार्डेड यानी कि पहली बार फर्स्ट प्राप्तकर्ता, पहली बार किसे दिया गया था? ठीक है, तो पहली बार अगर हम प्राप्तकर्ता की बात करें ना तो विश्वनाथ आनंद जी थे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो कि हमारे देश में चेस चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, करंट में अगर बात करें ना, अभी हाल ही में एक तरह से हमने आपको बताया 4 लोगों को दिया गया करंट में रिसेंटली, ये एक तरह में सारी बातें कर रहा हूं। ठीक है, अगर इसमें राशि इसकी बढ़ा दी गई है,
प्राइज मनी की बात करें ना इस एक तरह से अवार्ड में, तो इसमें 25 लाख रुपए एक तरह से दिए जाते हैं राशि के रूप में। 25 लाख रुपए इसकी राशि है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। लेकिन अर्जुन अवार्ड जो है ना, इसकी अगर राशि की बात करें ना, तो अर्जुन अवार्ड की राशि पहले 5 लाख थी, वर्तमान में अर्जुन अवार्ड की राशि भी बढ़ा दी गई है, तो इसकी 15 लाख है, अर्जुन अवार्ड की 15 लाख, और भाई साहब 25 लाख राशि मेजर ध्यानचंद की है। ठीक है, अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो कितने को दिया गया? तो 4 को दिया गया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ जाओगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? देखो, ग्रामीण भारत महोत्सव का मेन टारगेट होता है कि जो विकसित हमारा भारत बनने की दिशा में काम कर रहे हैं ना, अरे यार अड़ज गया, ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, वायर वो हो जाता है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, ग्रामीण जो एक तरह से भारत विकसित महोत्सव है, ग्रामीण भारत जो महोत्सव है, इसका आयोजन इसलिए किया गया है कि जो भारत विकसित की एक तरह से रास्ते पर चल रहा है ना, तो इस विकसित भारत की दिशा में गांव का क्या योगदान हो सकता है? अमूल्य योगदान गांव का, है ना। तो गांव को एक तरह से थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए और विकसित भारत में गांव का योगदान हेतु ऐसे ऐसे फेस्टिवल, ऐसे ऐसे महोत्सव का आयोजन देश की सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो रिसेंटली 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया गया है? ये ऑप्शन है नागौर, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद। नागौर राजस्थान में, नई दिल्ली जानते होगे, भुवनेश्वर है ना ओडिशा या हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना साहब, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आंसर आ जाएगा अपना नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, इस बात को समझना। अब देखो, इससे संबंधित में 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप उनको थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो आयोजन कहां पर किया गया वो तो आप लोग समझ जाओगे, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें इसके थीम क्या थी, ठीक है, जो ये ग्रामीण महोत्सव है ना, इसका विषय क्या था, यानी कि अब की बार थीम क्या था? थीम बोले तो अब की बार एक तरह से जैसे दिवस के थीम होते हैं ना, ऐसे इसका थीम क्या था? देखो, कुछ समय पहले आपने सुना होगा, मोदी गवर्नमेंट ने एक तरह से 2047 तक भारत को विकसित कैटेगरी में लाने का एक तरह से संकल्प पारित किया था, यानी कि एक तरह से टारगेट लिया था कि सन 2047 तक हम हिंदुस्तान को विकसित कैटेगरी में एक तरह से लाके खड़ा कर देंगे, डेवलप कंट्री को एक तरह से बना लेंगे, डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे 2047 तक। तो अब जो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया था ना, इसका जो थीम है ना, इसका थीम है 2047 तक विकसित भारत में ग्रामीण भारत का योगदान। ये इसका थीम है, स्टेटमेंट एग्जाम आ सकता है, मैं यहां पर बता देता हूं थीम क्या था। थीम ये था कि 2047 तक विकसित 2047 तक विकसित भारत में गांवों का योगदान। ठीक है, 2047 तक विकसित भारत में गांव का योगदान, या 2047 तक विकसित भारत में ग्रामीण भारत का योगदान, या भारत में गांव का योगदान, यानी भारत के गांव की बात है। तो ये अब की बार इसकी थीम थी, तो इस थीम को भी थोड़ा सा आप लोग मेरे हिसाब से याद कर सकते हो, कोई ज्यादा एक तरह से पॉइंट है नहीं। ठीक है, दूसरी अगर बात करें, इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था? इस महोत्सव का आदर्श वाक्य, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा याद करना आप, है ना कि आयोजन याद कर लो। बाकी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी थोड़ा सा याद कर सकते हो। गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये एक तरह से इसका स्लोगन यानी कि आदर्श वाक्य है। गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये इसकी भाई साहब क्या है, इसकी थीम है। और आजकल तो हमारे देश का जो एक तरह से मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, वो भी गांव में जो सोसाइटी होती है, सहकारिता एक तरह से जो पॉइंट होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी सरकारें बहुत ही आगे एक तरह से कदम लेके आ रही है। ये सारी चीजें आप लोग न्यूज में, चैनलों में देखते होगे इधर उधर, नियर डियर। तो गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये इसका आदर्श वाक्य है। और 2047 तक विकसित भारत में गांव का योगदान, ये ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन का एक तरह से मेन थीम था, थीम। ठीक है, लोकेशन मैं बता रहा हूं नई दिल्ली के अंदर एक तरह से, है ना। अगर थोड़ा सा और बात करें, सारी बातें चल रही है तो इसमें 2-3 बातें मैं आपको और बता देता हूं, आप उसको भी थोड़ा सा समझ करना। वर्तमान में हम गांव की जैसे 2-3 बातें गांव की यहां पर हुई है, तो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री भारत के कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री। तो वर्तमान में, ठीक है, ये मंत्री क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यहां से मिलता जुलता सारी चीजें लिंक बना के आपके सामने सेट करेंगे। वर्तमान में ग्रामीण विकास, ठीक है, वर्तमान में जो भारत का कैबिनेट मंत्री है ना मोदी जी का, तो उस मंत्रालय की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री, ठीक है, एग्रीकल्चर आप लोग खूब करते होगे, है ना। वर्तमान में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री, ठीक है, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री अगर भारत की बात करें ना तो कौन है, तो भाई वर्तमान में है शिवराज, जो मध्य प्रदेश के एक तरह से सीएम रह चुकी है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, ये वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री या एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत के शिवराज सिंह चौहान है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान करना, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम एक बात और आपको बताएं, आप उसको भी थोड़ा सा समझना। अगर मैं बात करूं करंट में, एक गांव से संबंधित एक भारत में संस्थान केंद्र हो रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। एक चीज और थोड़ा सा समझना, यहां पर एक एक्स्ट्रा बात और मैं कर देता हूं, राष्ट्रीय ग्रामीण, और ये सारे रिपीटेड पॉइंट है, ये वाला जो संस्थान केंद्र तो एसएससी कई बार पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। अगर आपसे पूछे ना भारत में कहां पर है ये संस्थान केंद्र आते हैं, जैसे इसरो का मुख्यालय आपसे पूछ लेते हैं, डीआरडीओ को पूछ लेते हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान वर्तमान में तेलंगाना का कैपिटल और भारत का हाईटेक सिटी यानी कि हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे अवस्थित हैदराबाद, तो यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। तो ये 2-3 बातें मैंने की है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन भारत में दिल्ली में किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसका आदर्श वाक्य गांव बड़े तो देश बड़े, थीम आपके सामने है, ठीक है। ये 2-3 बातें मैंने बताई है। नागौर आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। 2 अक्टूबर सन 1959 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देश में पहली बार पंचायत राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में पहली बार पंचायत राज का शुभारंभ किया गया था। इसके कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायत राज शुरू किया गया था। ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। और पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन भारत में हुआ था ना, 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के बाद पहले बार पंचायती राज लागू करने वाला या इस संशोधन को फॉलो करने वाला वो मध्य प्रदेश था। ये सारी बातें पॉलिटिक एंगल से आपको पॉलिटी की क्लास में कवर भी हम करते हैं। यहां पर कुछ बातें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है। आयोजन करंट में पूछे 25 में नई दिल्ली में जनवरी के अंदर हुआ है, उम्मीद कर रहे समझ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एसएससी जीडी में देखा होगा। कोई भी महापुरुष हो सकता है, उसमें महात्मा गांधी हो सकता है, या मान लो अरविंदो घोष हो सकता है, या राजाराम मोहन राय हो सकता है, कोई भी देश के महापुरुष क्रांतिकारी वगैरह हो सकते हैं, तो उनकी जयंती टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आंसर आपके पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम बन के आ रहे। इस आधार को भी आपने अपनी तैयारी करते वक्त समझना है, माइंड में सेट करना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो आप जयंती बता दोगे, जन्म आपने पता है ना, लेकिन आपका 3-4 मिनट खराब होगा, आप डाटा यूज करोगे, पेन का यूज करोगे, है ना, मैथमेटिक्स वहां पर यूज करोगे, तो काफी चीजें हो जाती है। तो एक सीधा सीधा याद आप माइंड में सेट कर सकते, एक बार पढ़ लोगे तो पहले से चीजें आप लोग अच्छे से सेट करके जाओगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछते हैं। तो इसी माध्यम से मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आता हूं, है ना, 2-3 बीच में, जिससे कि आपको नोटिस हो जाए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है एग्जाम में। तो 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है। देखो 2024 है, 2025 में तो अभी 2 अक्टूबर आया नहीं है ना, तो 2024 की बात है, तो इस 2024 का अकॉर्डिंग आ जाएगा साहब 155वीं मनाई गई है। इस बात को ध्यान रखना, 155वीं, ठीक है। आप लोग सभी जानते होंगे जयंती यानी कि एक तरह से दिवस, ठीक है। इनका जन्म दिवस है ना, तो इनका जन्म तो आप लोग सभी जानते होंगे ना, 2 अक्टूबर सन 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, ठीक है। तो 2000 ये 155वीं कौन सी मैं बता रहा हूं, ये 2024 में है, ठीक है। तो 2024 में एक तरह से 155वीं है, ठीक है। तो भाई साहब 2025 में अब की बार कौन सी मनेंगी, तो आप लोग अनुमान लगा लेना 156वीं हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे 2023 में भाई साहब कौन सी थी, तो 23 में कौन सी हो जाएंगे, एक कम कर देना 154। और 2022 में अगर बात करें, एसएससी जीडी में 22 का पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 2022 में 153वीं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पेपर बन जाते हैं। तो देखो समय आपका वहां पर ना लगे, इसलिए पहले माइंड में सेट करो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने 2024 का क्वेश्चन बना के आपके सामने चीजें सेट की है, ठीक है। तो ये है गांधी जयंती, है ना। और 150वीं जयंती यानी 150वीं जयंती जो गांधी की मनी थी ना, 150वीं जयंती वो गांधी की मनी थी साहब 2023
2019 में, 2019 में 150, 2020 में 151, 2021 में 152, 2022 में 153, है ना। तो 150वां जो जयंती मना था वो मना था 2019 में। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग फोकस कर सकते हो, तो इस टाइप से बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? देखो, तेलंगाना स्टेट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, माइंड में टॉस करना, इसका आंसर आपके सामने अभी होगा, ठीक है। लेकिन जो महिला तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी ना, चीफ जज बनी थी ना, वो अभी कुछ समय पहले अगस्त 2024 में रिटायर्ड हुई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुई है अभी हाल ही में वो जज, ठीक है। और वो जो रिटायर्ड हुई ना, वो तेलंगाना की पहली महिला उच्च न्यायालय में जज भी बन चुकी है, चीफ जज भी बन चुकी है। तो ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, हेमा कोहली, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। तो भाई साहब इसका आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा हेमा कोहली, ठीक है। हेमा कोहली इसका आंसर आ जाएगा। सुनंदा भंडारे एक तरह से इनके गुरुजी, तो हेमा कोहली इसका सही आंसर आएगा। लीला सेठ आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो लीला सेठ है ना, किसी राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी। हिमाचल प्रदेश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला भारत में मुख्य न्यायाधीश राज्य की पूछे तो कौन बनी थी किसी उच्च न्यायालय की, तो लीला सेठ। आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश बन चुकी है, जो 33 न्यायाधीश है ना इस कैटेगरी में, और वो बनी थी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। ये आप लोग जानते हो कि स्टैटिक जिक के कॉमन चीजें आपने मेरे हिसाब से सुना भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ जाओगे इसको, हेमा कोहली, ठीक है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर शुरू हुई है? अभी हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, अब देखो माइंड में पहले तो याद करना बाल विज्ञान कांग्रेस होता है क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके लोकेशन वगैरह और एक दो इससे निकलते क्वेश्चन हमारे जो बनेंगे। तो देखो जो बाल विज्ञान कांग्रेस होता है ना, 10 से लेकर 17 वर्ष तक के जो आयु होती है, 10 से लेकर 17 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 10 से लेकर 17 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना अपने भारत के अंदर, ठीक है, तो इस आयु कैटेगरी जो बच्चे हैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में रुचि पैदा करने के लिए, है ना, एक सम्मेलन होता है, वो अलग अलग अपनी आर्ट एक तरह से बनाते हैं, नया नया कोई प्रैक्टिकल दिखाते हैं, एक प्रतियोगिता होती है पूरी, एक सम्मेलन होता है ना, कोई कुछ बना के दिखाएगा, कुछ बना के दिखाएगा। तो कुल मिलाकर एक विज्ञान के प्रति जिज्ञासु पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में एक तरह से ये प्रारंभ होती है, सारी चीजें होती है, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो अपना क्वेश्चन ये है, ये अभी हाल ही में 31 हुई है, तो फर्स्ट इसका जो आयोजन है ना, पहली बार जो इसका आयोजन है ना, वो पहली बार इसका आयोजन किया गया था भाई 1993 के अंदर, 1993 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसका आयोजन कहां पर किया गया, क्वेश्चन ये पूछा है। तो ऑप्शन देखो आपके सामने है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, श्रीनगर है, या एक तरह से चेन्नई है। तो मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है ना, यहां पर राजा भोज की नगरी भोपाल, ठीक है, भोपाल में मेट्रो का नाम भी राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो है। तो भोपाल में एक तरह से इसका आयोजन किया गया। 10 से 17 वर्ष तक के बच्चे इसके एक तरह से कैटेगरी के इसमें भाग लेते हैं। पहले बार इसका आयोजन 1993 में किया गया था, इस बात को थोड़ा सा समझना। लेकिन एक एक्स्ट्रा में बात कर रहा हूं, हमारे देश के अंदर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर है ना एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन। सुनना मेरी बात, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, सम्मेलन। ये जो है ना विज्ञान से संबंधित एक तरह से वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन। इसके क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आते हैं। इसका आयोजन पहली बार 1914 में हुआ था, हालांकि इतना डिटेल तो आपसे पूछेंगे नहीं पहली बार कब हुआ, लेकिन करंट में हर साल होता था। कुछ साल से इसका आयोजन हो नहीं रहा है। वैसे 108वां एक तरह से सेशन हुआ था कुछ समय पहले, 108वां ये सम्मेलन हुआ था कुछ समय पहले, और जो 108वां सम्मेलन हुआ था वो नागपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। और 108वें के बाद है ना कोई भी इसका एक तरह से सम्मेलन अभी हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी इतना ज्यादा चर्चा में ये है नहीं। बट एक इस टाइप का मैंने सम्मेलन बताया, तो इस टाइप के एक सम्मेलन है सभी साइंटिस्टों के लिए, इसमें सारे वैज्ञानिक भाग लेते हैं। तो एक ये सम्मेलन होता है, पहली बार 1914 में हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, और ये ऐसे चलते चलते भाई साहब 108वां सम्मेलन हाल ही में नागपुर के अंदर हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहां पे हुआ हाल ही में, नागपुर में,
और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहां पर हुआ है? भोपाल के अंदर, है ना। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा समझना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क में पूछा गया है कि सबसे बड़ा एक तरह से कौन बन चुका है, यह पूछा गया है। इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा बताना है या इनमें से तीसरा तो तीसरा बताना है। देखो क्वेश्चन ये पूछा है तीसरा कौन सा है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, आप उसको समझना। पहला की बात करें ना, फर्स्ट मेट्रो नेटवर्क में तो है भाई साहब चाइना, ठीक है, पहले नंबर लिखा है। सेकंड में तो साहब ये अमेरिका है, चाइना देखो यहां पर भी फर्स्ट आ रहा है, भाई साहब कुछ भी कर रहा है। और भारत जो है ना, अपना प्यारा भारत, वो भाई साहब तीसरे नंबर पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क के अंदर हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझना। मेट्रो में आप लोग बैठे होंगे, मेट्रो से संबंधित 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और जो ऑप्शन मैंने डाले हैं ना, ये सारे 1 2 3 4 है ना। जापान मेट्रो रेल नेटवर्क में चौथे नंबर पर है। तो देखो जापान को भी भारत पार कर चुका है, इतनी ज्यादा मेट्रो रेल लाइन भारत में बिछ चुकी है। भारत के काफी शहरों में प्रेजेंट है मेट्रो। जैसे सबसे पहले मेट्रो का शुभारंभ कलकत्ता में किया गया था। भारत के कई शहर, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, बहुत से शहर में मेट्रो चल चुकी है। मुंबई में भी मेट्रो चल चुकी है। तो भारत इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक तरह से देश बना है। ये 2-3 चीजें है। अब मैं इससे संबंधित कुछ मेट्रो से संबंधित है ना, आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो वो आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। इंडियन मेट्रो से संबंधित, भारतीय मेट्रो से संबंधित, ये मेट्रो सिटी की बात नहीं, मेट्रो रेल वाले पॉइंटों की बात है, ठीक है। तो यहां से 2-3 अपने पॉइंट बनेंगे, उसको समझना। अगर आपसे पूछे ना पहला क्वेश्चन कि मेट्रो मैन किसे कहते हैं, ठीक है, मेट्रो मैन भारत में किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन, ठीक है, मेट्रो मैन उपनाम। तो एक इंसान है केरल के रहने वाले जिसका नाम है ई श्रीधरन, ई श्रीधरन, ठीक है। ये निकनेम आते हैं पेपर में से, तो ई श्रीधरन भाई साहब, इनको मेट्रो मैन बोलते हैं। ये भारत में केरल के रहने वाले मेट्रो मैन, केरल के ई श्रीधरन, इनको एक तरह से मेट्रो मैन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछे ना कि फर्स्ट मेट्रो, ठीक है, भारत के अंदर फर्स्ट मेट्रो की अगर बात करें ना, तो भाई 24 अक्टूबर का दिन था और सन 1984 का समय भारत में पहली मेट्रो चली थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो ये कॉमन। और आज इंडिया देखो दुनिया में तीसरे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन चुका है। 1984 से चला रहा है, भारत में पहली बार कलकत्ता में चली थी। इस बात को समझना। एक एस्प्लेनेड नामक जगह होती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर एस्प्लेनेड, ये एक स्थान है कलकत्ता में। एस्प्लेनेड से, ठीक है, नेताजी भवन, एक मेट्रो स्टेशन है आज कलकत्ता में जिसका नाम है नेताजी भवन। ये 2 नाम मैं बता रहा हूं। यहां से यहां के मध्य चली थी नेताजी भवन। करंट में इसका नाम हुआ है, पहले इस नेताजी भवन का नाम हुआ करता था भवानी, ठीक है, भवानीपुर या भवानी एक तरह से नगर, ठीक है। तो भवानीपुर का नया नाम कलकत्ता में हो गया नेताजी भवन। जैसे दिल्ली में भी कई मेट्रो स्टेशन नाम चेंज हो चुके हैं ना, तो ऐसे है। तो ये पहली मेट्रो चली थी, ये मैं बता रहा हूं, ये आप लोग इसको थोड़ा समझ जाओगे। 2-3 और हम बात करें, 2-3 और क्या बात करें कि दिल्ली में अगर बात करें ना, दिल्ली में मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो पहली बार कब चली? दिल्ली पुलिस का भी पेपर भी आपका आने वाला है। तो दिल्ली में मेट्रो अगर पहली बार है ना, तो दिसंबर 2002 में चली थी दिल्ली में, ध्यान रखना। लेकिन तारीख देखो इसकी भी 24 ही है, यानी कि क्या 24 दिसंबर सन 2002 के मध्य चली थी, ठीक है। और ये चली थी भाई साहब 30 हजारी से सादरा, ठीक है, 2 मेट्रो स्टेशन है 30 हजारी, ठीक है, मेट्रो स्टेशन है 30 हजारी टू शाहदरा। ये सादरा लाहौर वाला नहीं है, दिल्ली वाला सादरा। एक सादरा लाहौर में भी, जहां पर जहांगीर का मकबरा है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये एक तरह से आप लोग समझना। लेकिन अगर बात करें दिल्ली के अंदर ही, ठीक है, अगर बात करें दिल्ली में अंडरग्राउंड, दिल्ली में अंडरग्राउंड चलती है ना, अंडरग्राउंड मेट्रो, ये कहां से कहां तक चली थी? तो एक जीटीबी नगर के पास आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय ना जीटीबी नगर से पहले ही अगर आप जाते हो मुखर्जी नगर तो जीटीबी नगर में उतरते हो, तो उससे पहले एक विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आता है। तो विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट भयंकर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कश्मीरी गेट बस स्टैंड भी है ना,
तो कश्मीरी गेट। तो पहली दिल्ली में अंडरग्राउंड जो मेट्रो है ना, वो विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट के मध्य चली थी, ध्यान रखना 2004 में। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, आप इनको समझना। और वैसे दिल्ली में पूछे तो 24 दिसंबर 2002। चलो दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का पेपर है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और मैं बताता हूं। ये जो दिल्ली मेट्रो चलाई जाती है ना, वो है डीएमआरसी के द्वारा, है ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी। अब इस डीएमआरसी जो है ना, इसके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो डीएमआरसी की स्थापना कब की गई थी? तो डीएमआरसी की स्थापना की गई थी 1995 में, और इसी डीएमआरसी के द्वारा दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हो चुकी थी। डीएमआरसी के फॉर्म निकलते, जिसने डिप्लोमा कर रखो ना, तो 1995 में, ठीक है। तो ये समझना डीएमआरसी की जो स्थापना है वो 1995 में की जा रही है। हेडक्वार्टर इसका एक तरह से दिल्ली में, ये ध्यान रखना। वर्तमान में इसका जो एमडी है ना, वो भाई साहब विकास कुमार नाम का बंदा इसके वर्तमान में एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार। और कुछ भी आ सकता है, पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप उम्मीद नहीं कर सकते, इस टाइप के पूछ लेते हैं। जब गाने तक के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये तो वैसे भी जिक के याद होना चाहिए। डीएमआरसी खूब आप जाओगे, मेट्रो में डीएमआरसी लिखा होता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, 3 मई 1995 को। लेकिन एमडी विकास कुमार है, ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ये सारी चीजें है। अपने हरियाणा में एक तरह से रैपिड मेट्रो है ना, वो पहली बार कब चली थी, और थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा क्या बात करते हैं, और ये बात करते हैं, ठीक है। हरियाणा में रैपिड मेट्रो, ठीक है, हरियाणा में रैपिड मेट्रो, ये एचएससी एग्जाम के लिए एक तरह से आ सकते हैं आपके। तो हरियाणा में जो रैपिड मेट्रो है ना, वो भाई साहब अपने हाल ही में कुछ समय पहले चली थी, 14 नवंबर सन 2013 को। ये ध्यान रखना, हरियाणा में रैपिड मेट्रो कहां पर चली थी, ध्यान रखना, गुड़गांव में चली थी, ठीक है। हरियाणा में गुड़गांव, यानी कि गुरुग्राम एक तरह से आप लोग बोल सकते हो। 14 नवंबर, ठीक है, बाल दिवस 14 नवंबर सन 2013। तो ये रैपिड मेट्रो हरियाणा की मैं एक तरह से बात कर रहा हूं, इस बात को समझना। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे बात करते हैं, है ना, इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, वाटर मेट्रो। भारत में पहली वाटर मेट्रो की अगर बात करें ना, तो भाई साहब अभी चली थी कोचीन के अंदर, या कोच्चि क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये भारत में पहली वाटर मेट्रो, यानी कि एक नाव की तरह मेट्रो है जो चलेंगे, एक तरह झील वील पर चलती है। तो ये भारत की पहली एक तरह से वाटर मेट्रो है, अभी हाल ही में चली थी 2023 के अंदर। इस बात को थोड़ा सा आप लोग एक तरह से समझना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेना, नोट करके, करंट में है वो, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ये पूछे ना, तो भाई ये भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये पिछली साल कलकत्ता में चली है, और हुगली नदी के अंदर से एक तरह से पार करेंगे। तो हुगली नदी, ठीक है, या कलकत्ता में हुगली नदी में, ये अभी मोदी जी ने यहाँ पर हरी झंडी भी दिखाई थी। तो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है हुगली, और ये अभी कुछ समय पहले, यानी कि पिछली साल चली है 2024 के अंदर। तो 2-3 क्वेश्चन में मेट्रो के बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझना। मेट्रो मैन भारत में कौन होता है? ई श्रीधरन, ठीक है। अपना क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में, मेट्रो को मैं लेके आया कि जनवरी 2025 में, यानी कि मात्र 2 महीने पहले ही, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला अपना हिंदुस्तान बन चुका है। पहले पर चाइना है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर भारत है, चौथे पर जापान है। मेट्रो की बात आई तो स्वाभाविक है थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद कर सकते हो मेट्रो से संबंधित, ये आप लोग एक तरह से उम्मीद कर रहे हैं याद कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2025 कहां आयोजित हुआ है। देखो एरो इंडिया होता क्या है, ये पहले तो ये समझना पड़ेगा। अब इसका आयोजन कहां पर हुआ वो समझना पड़ेगा, कब से हो रहा है वो समझना। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है, ठीक है। एरो इंडिया जो है ना, भारत में जो एयर या एरो इंडिया, ठीक है, ये क्या होता है? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है ना, और ये देखने में आनंद भी आएगा। तो अभी हाल ही में एक तरह से पूछा गया कहां पर इसका आयोजन किया गया, ये पूछा गया। तो इसका जो हाल ही में आयोजन है ना, वो किया गया भाई साहब बेंगलोर के अंदर, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयर शो है। रिसेंटली बेंगलोर के अंदर एक एयरफोर्स स्टेशन है, थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं, और उस एयरफोर्स स्टेशन का नाम है, ये है लंका, है ना, ये लंका है, शायद आपने सुना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लहंका, ठीक है, ये है लंका एयरफोर्स
स्टेशन प्रदर्शनी होती है भाई साहब, एक तरह से अच्छे से होता है यहाँ पर ये, और एग्जाम आते हैं एयरफोर्स स्टेशन पर, तो इसका आयोजन होता है, ठीक है। येलंका एयरफोर्स स्टेशन, श्रीलंका नहीं है, येलंका, ये एयरफोर्स स्टेशन है, तो यहाँ पर इसका एक तरह से आयोजन हुआ है, ठीक है। अब बात आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल, भारत की जो एयरफोर्स है ना उसका सबसे बड़ा पद होता है एयर चीफ मार्शल, समझ रहे हो ना। तो वर्तमान में पता कौन बना है, अभी हाल ही में 28वें नंबर का बना है अमरप्रीत, ठीक है, अमरप्रीत, एयरफोर्स, एयर में अमर, ठीक है। तो अमरप्रीत सिंह ये हाल ही में एक तरह से है, और ये ध्यान रखना ये साहब 28वें नंबर के बने हैं हाल ही में, ठीक है, ये है, ठीक है, समझ रहे हो ना। वायुसेना अगर हम दिवस की बात कर लेना, एयरफोर्स दिवस ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वायुसेना अगर हम दिवस की बात करें तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है साहब 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश काल में एयरफोर्स का गठन हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। दूसरे अगर बात करें वर्तमान में अब एयरफोर्स की देखो बात करें तो 2-3 क्वेश्चन और है। वर्तमान में नागर विमानन मंत्री, कैबिनेट में एक मंत्रालय होता है इनसे संबंधित, है ना, नागर विमानन, ये थोड़ा हटके है ना, वैसे तो एयरफोर्स डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, नोट करके बता देते हैं यहाँ पर, कभी इनको मेल मिलाप सेम कर लो ना। वर्तमान में नागर विमानन मंत्री, थोड़ा विमान की बात है तो थोड़ा मंत्रालय भी साथ साथ हम कर लेते हैं, हमारा क्या जाता है। तो वर्तमान में जो नागर विमान मंत्री है ना, और ये मंत्री देखो पेपर में कई बार आ जाते हैं, 10 मिनट का समय लगता है, आप लोग इनको याद भी कर सकते हो। एक इंसान है जिसका नाम है किजरापू, ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है, देखो किरण रिजिजू जी अलग है, यहाँ पर अलग नाम लिख रहा हूं मैं, किजरापू राजमोहन नाम के एक बंदा है, किजरापू राजमोहन, ठीक है। ये वर्तमान में कौन है, किजरापू राजमोहन, ये वर्तमान में नागर विमानन मंत्री है। वैसे एयरफोर्स डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 8 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। एयर फोर्स का एक एयर शो का आयोजन हाल ही में बेंगलोर के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। ये सारी की सारी मैं बातें कर रहा हूं और उम्मीद करें आप लोग समझना। और एयरफोर्स प्रमुख वर्तमान में कौन है, अमरप्रीत सिंह है साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कलिंग महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है। ये से देखो फेस्टिवल के क्वेश्चन भी पेपर में आपके आते रहते हैं, तो कलिंग महोत्सव पूछा गया। और देखो कलिंग महोत्सव नाम आती तो उड़ीसा, है ना, वैसे मेरे हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो, है ना, क्योंकि उड़ीसा कलिंग का जो नया नाम है उड़ीसा है, यानी उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग है। कलिंग का युद्ध भी हुआ था 261 ईसा पूर्व में, आप लोग सुना होगा, इतिहास में आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि कलिंग महोत्सव और कलिंग की बात है, कलिंगा स्टेडियम की बात है, तो उड़ीसा में ये सारी चीज कलिंग से संबंधित, ठीक है। तो देखो 2-3 एक्स्ट्रा बात करते हैं। राजस्थान जो है ना, राजस्थान में कौन कौन से महोत्सव होते हैं, राजस्थान में कौन कौन से महोत्सव होते हैं, तो राजस्थान, और ये स्टैटिक जीके में आते पेपर में, सांबर महोत्सव जयपुर के अंदर होता है, सांबर महोत्सव राजस्थान में होता है भाई। मरु महोत्सव, ठीक है, ये भी राजस्थान में होता है, मरु महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन भी राजस्थान में होता है, ठीक है। एक थार महोत्सव, थार डेजर्ट है ना, थार महोत्सव, इसका आयोजन भी एक तरह से राजस्थान में होता है, ठीक है। ऊंट महोत्सव, मतलब ऐसे एक तरह से काफी है ना कि 1-2 है, ठीक है। मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव भी राजस्थान में होता है, बीकानेर में होता है वैसे ऊंट महोत्सव, ठीक है, ऊंट महोत्सव, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन से, एक तो उड़ीसा में हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि कौन सा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है, तो कलिंग महोत्सव, ठीक है, उड़ीसा के अंदर एक होता है कलिंग महोत्सव। लेकिन कलिंग महोत्सव तो करंट में है, बट एक इसका महोत्सव जो ज्यादातर पेपर में बन के आता है, उसका नाम आपने सुना होगा, बाली जात्रा उत्सव, एक फेमस है, ठीक है। एक महोत्सव होता है यहाँ पर बाली जात्रा महोत्सव। ये जो बाली जात्रा महोत्सव है ना, ये भाई सब पेपर में कई बार आता है और इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा नोटिस करना। ये होता है एक नुआखई महोत्सव होता है उड़ीसा में, नुआखई, और ये स्टैटिक जिक्के माते हैं, हालांकि आपने सुने होते इनके बारे में, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नुआखई महोत्सव। एक चिल्ला पक्षी महोत्सव और होता है उड़ीसा में, वैसे चिल्ला तो एक पकवान भी होता है ना चिल्ला, तो एक चिल्ला पक्षी महोत्सव, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक तरह से कहां पर होता है, ये वही होता है उड़ीसा में। तो कुछ महोत्सव है उनके बारे में थोड़ी सी मैंने चर्चा की है ना। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक महोत्सव होता है, कौन सा, नागालैंड में एक ही आता है ज्यादातर, हॉर्नबिल, है ना, हॉर्नबिल वैसे एक पक्षी है ना। तो दिसंबर के अंदर ये हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है नागालैंड में।
तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में होता है हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये एक तरह से 2-3 याद करना। हाँ, एक असम की बात करें ना, तो असम के अंदर एक मेला है फेमस, अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला। कहाँ पर आयोजित होता है भाई? असम में है, ठीक है। कामाख्या मेला, कामाख्या देवी है ना, गुवाहाटी में कामाख्या मेला, ये भी भाई सब असम में है, ठीक है। एक है बिहू महोत्सव, बिहू असम का एक तरह से फोक डांस भी है, बिहू महोत्सव, ठीक है, ये भी असम में होता है। एक सत्रिया महोत्सव, सत्रिया इसका क्लासिकल डांस भी है, ठीक है, सत्रिया फेस्टिवल जो भी है ये महोत्सव, ये भी एक तरह से असम में। ये कुछ 3-4 पॉइंट है, इनको आप लोग थोड़ा सा कवर कर सकते हो, ठीक है। क्या चाहिए? या नहीं है? ठीक है साहब, तो ये एक तरह से सारी चीजें हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर करोगे। चलो आज के एक तरह से सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि आप लोग देख पाओगे, क्वेश्चन ये है, बॉयलर अधिनियम 1923 को संशोधित करके हाल ही में राज्यसभा में कब नया बॉयलर विधेयक पेश किया गया है? ठीक है, बॉयलर एक्ट, सबसे पहले समझिए बॉयलर जो शब्द है ना, ये बॉयलर क्या है ना, और फिर इससे संबंधित हिंदुस्तान की संसद में हाल ही में एक एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट को ना संशोधित किया गया, अमेंडमेंट किया गया 1923, ठीक है। 1923 के अंदर ये अधिनियम आया था और इसी को एक तरह से रूपांतरित करके करंट में हमारी देश की संसद ने 2024 के अंदर है ना, इसको दोबारा एक तरह से संशोधित करके पेश किया है। तो ये है, देखो बॉयलर होता है क्या, एक शब्द है बॉयलर। बॉयलर एक पात्र होता है जिसमें कोई द्रव होता है ना, द्रव, उसको गर्म किया जाता है, या कोई भी पदार्थ को एक बड़े लेवल पर गर्म किया जाता है, बॉयलर। देखो बॉयल से शब्द है बॉयलर, ठीक है। थोड़ा मैं यहां पर लिख देता हूं, आप समझना अगर समझ पाओ तो इसको। बॉयलर, ये बॉयलर क्या होता है? बॉयलर क्या होता है? एक बड़ा बंद पात्र होता है, बड़ा बंद पात्र, जिसमें पदार्थ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, पदार्थ को गर्म किया जाता है। बोले जी ये क्या संबंधित है यहां पर, ये अधिनियम क्या आखिर इससे संबंधित क्या है? अब देखो क्या है, अभी अपने भारत के अंदर एक रायबरेली नामक स्थान है, रायबरेली का जो एनटीपीसी प्लांट है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यहां पर एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक इंसिडेंट हुआ, घटना हुई है, और रायबरेली के एनटीपीसी प्लांट में एक बॉयलर फट गया था कुछ समय पहले, और उसमें काफी एक तरह से घटना हुई और काफी लोगों को एक तरह से हानि हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में इस बॉयलर की सेफ्टी के लिए भारत में अंग्रेजों ने देखो एक कानून पारित हुआ था इस बॉयलर की सेफ्टी के लिए कि ये कभी भविष्य में फटे ना और किसी इंसान को जान मान की हानि ना हो। रायबरेली के एनटीपीसी प्लांट में भी कुछ समय पहले एक बॉयलर फटा है, काफी लोगों को नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई। ऐसा भविष्य में और नुकसान ना हो तो जो कंपनी में जो बॉयलर होते हैं ना, इन बॉयलर की सेफ्टी के लिए भी हिंदुस्तान की संसद में एक विधेयक, एक बिल पारित हुआ है। और ये जो बॉयलर एक्ट है ना, ये 1923 में आया था, ध्यान रखना, इतिहास में थोड़ा मैं जाऊं, करंट में इसको संशोधित करके 8 अगस्त 2024 को इसको दोबारा एक तरह से पेश किया गया हमारे देश के राज्यसभा के अंदर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, जो बॉयलर अधिनियम 1923 में आया था उसको राज्यसभा ने हाल ही में संशोधित करके नए फॉर्मेट में बॉयलर बिल के रूप में पेश किया है। तारीख पूछा है 8 अगस्त 2024। ये सारी चीजें हैं, समझ जाओगे, कॉमन सी बात है, उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। थोड़ा सा बात आई है राज्यसभा, बाकी तो पॉलिटी में राज्यसभा को आप लोग कवर करते हो, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये अपनी राज्यसभा है, ठीक है, इसका अगर हम गठन की बात करें ना, राज्यसभा का एक तरह से गठन, तो भाई साहब राज्यसभा का जो गठन है ना, वो 3 अप्रैल सन 1952 को किया गया था। देखो ध्यान रहे, मैं गठन की बात कर रहा हूं, राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी भारत में? 3 अप्रैल सन 1952 को। लेकिन कई बार पूछा जाता है इसकी फर्स्ट बैठक कब हुई थी राज्यसभा की, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट बैठक है ना साहब, वो हुई थी 13 मई सन 1952 को। ये इसके एक तरह से फर्स्ट बैठक है, समझ जाओगे। बाकी तो इनके सभापति, ये तो कॉमन चीजें पढ़ते होगे आप लोग, सभी जानते होगे, है ना। पदेन सभापति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सभापति राज्यसभा का कौन होता है साहब? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। सिंपल चीज ये कवर करते होगे आप लोग, है ना।
ये, लेकिन इसमें एक पद होता है वाइस चेयरमैन का, उपसभापति, और वर्तमान में जो उपसभापति है ना वो सदस्य का हिस्सा होता है हरिवंश नारायण सिंह, करंट में दोबारा बने हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के कौन है, ये वाइस चेयरमैन है, और चेयरमैन कौन है, उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी, इस बात को समझना। प्रमोद चंद्र मोदी इसके वर्तमान में महासचिव है राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी की बात करें ना तो प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। प्रमोद चंद्र मोदी ये भाई साहब कौन है, ये राज्यसभा के एक तरह से इन प्रेजेंट टाइम में महासचिव है। तो ये एक तरह से हमारे पॉइंट थे, कुछ क्वेश्चन को माध्यम बनाकर आपके सामने कुछ चीजें सेट की है। बहुत लंबी हमारी क्लास हो जाती है, तो कुछ क्वेश्चनों को माध्यम बनाकर आपके सामने ऐसी चर्चा हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में जल्द मिलेंगे। इस पॉइंट का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर भेज दिया जाएगा। आप लोग वहां से इन पीडीएफ को एक तरह से हमारे चैनल से ले सकते हो और अपने नोट्स वगैरह असाइनमेंट बना सकते हो। जैसे कि कहां से, ठीक है, यहां से, है ना, ये आप लोग कवर कर सकते हो। नेक्स्ट मिलेंगे जल्द एक तरह से सेशन में करंट अफेयर्स के साथ ही, तब तक आप लोग कवर करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।